become more strict? What ways? We have all machineries. We have laws also. The staff is there, employees are there, officers are there. They are supposed to see that no violation is made, but they are not properly discharging their duties. They should properly discharge the duty. Then only we can be sure that the crime will decrease. And I think it is decreasing. Nowadays education is also not as bad as it used to be. It will take time, but now you see in Kerala it is 100% literacy. Other places also 80%, 70%. But still, it's one of the most basic requirement of a human being that he should be educated. If he is educated, he can differentiate between good, bad, and can be really a good citizen. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी जलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन प्रमोद कुमार सिंह, जिन्होंने उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता में ऐसा काम किया है जो कि आने वाले समय में माना जाएगा और लोग इसका उदाहरण देंगे कि जिस अपने कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया वह काम लोगों के लिए चुनौती बन के उभरेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्राइम न्यूज पे। आप राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन हैं, आप इफको के निदेशक हैं, आप किसान प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन सारे इतने विभागों के बाद इतनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं? देखिए, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इफको का काम किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराना, यूरिया, एनपीके, डीएपी, अब इफको दवाइयों में भी आ गई है। उसके बाद में राज्य सहकारी संघ का काम प्रदेश में किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से खाद बीज का वितरण, उसके बाद में दवाइयां उपलब्ध कराना, ये सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किसान कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के नाते, किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना, उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठाना और अपने माध्यम से जितनी हम सहायता कर सकते हैं खाद बीज देने में उतनी सहायता करना। तो तीनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आसानी रहती है, हम तीनों का समाधान करने में कामयाब रहते हैं। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में भी आप चेयरमैन रहे, इस कार्यकाल में भी आप चेयरमैन हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर आपने काम शुरू किया सहकारिता को लेकर, क्या क्या मुकाम अभी आप पा चुके हैं और अभी क्या क्या करना बाकी है? देखिए, जब हम लोग का राज्य बना था तो हमने 2003 में उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की स्थापना की थी और जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो हमारे यहाँ 756 कृषि ऋण सहकारी समितियां, अब 758 है, उस समय 756 थी, 2 नई बनी हैं।
और कृषि ऋण सहकारी समितियां हमारी बुनियाद होती हैं कृषि क्षेत्र में। हम उसके माध्यम से किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराते हैं, बीज उपलब्ध कराते हैं और इसी तरह से अन्य प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। हमारी मात्र 200-250 समितियां जो मैदानी क्षेत्र में थी वो फायदे में थी, बाकी लॉस में थी। समिति में लॉस का मतलब यह है कि हम किसानों को ढंग से ऋण वितरण नहीं करा पाते। हमने उसमें नए आयाम स्थापित किए। हमारे यहाँ महिला प्रधान खेती है, हमने वहाँ पर अकाउंट्स खोले क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग पलायन करके हमारे नौकरी कर रहे हैं बाहर के प्रदेशों में। तो हमने मिनी बैंकों की स्थापना करी, बचत केंद्रों की, जिससे कि बैंकों में ना जाना पड़े, हमारी महिलाएं उसी सोसाइटी में अपना खाता खोल सके, पैसा जमा करा सके, वहां से निकाल सके। और धीरे धीरे हमारी सोसाइटियों की आर्थिक स्थिति बचत खाते में पैसा आने से मजबूत होती चली गई और हमने 0.5% ब्याज जो है बैंक खातों से अधिक दिया उन खाता धारकों को। तो जब हमारी सोसाइटियों की आर्थिक स्थिति होगी तो हमने लोन, नए नए तरीके के लोन भी उपलब्ध कराने शुरू किए। देखिए, खाली फसली ऋण देने से, हम गेहूं धान के लिए फसली ऋण दे दें और खाली उस किसान को सिर्फ खेती करने से उतना आय नहीं हो पाती। हमने उनके लिए सूकर पालन, उनके लिए हमने मुर्गी पालन, ऐसे अन्य व्यवसाय जो हम किसान अपने खेत के आसपास या अपने घर के आसपास कर सकता था, उनके लिए भी ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी। और धीरे धीरे हमारा स्तर उठता चला गया और आज करीब हमारी 500 के लगभग सहकारी समितियां आज लाभ की स्थिति में, जो किसानों की ठीक प्रकार से सेवा कर रही हैं। तो ये काम हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में प्रारंभ किए। एक हमारी अब आगामी समय में एक योजना लगातार ये चल रहा है कि प्लान। देखिए, हर आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है। गांव का किसान जब देखता है कि शहर वाला स्कूटर पे घूम रहा है, कार में घूम रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो भी, अब उसके मन में भी इच्छा होती है कि मेरे घर में भी ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसको प्रयास करने के लिए जब हम गांव में एक अच्छे माहौल में हमारा किसान का बेटा पढ़ता है तो वो नौकरी करने के लिए बाहर भी जाता है। दूसरी तरफ एक दिक्कत और भी आ गई कि पहले एक एक परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे हुआ करते थे। अब परिवार नियोजन जब आया तो हर परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं, ना क्षमता है कि हम पढ़ा पाए या कुछ पढ़ा है। तो जब एक बच्चे की नौकरी लग जाती है तो परिवार में, गांव में भी कोई नहीं रहता। आज एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी बहुत सारी भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर भूमि हो गई है, खेती करने वाला कोई है नहीं। महिलाएं जब बच्चे की शादी होती है तो वो भी अपने पति के साथ बाहर रहती है, माता पिता वो गांव में रह जाते हैं। एक आयु होती है तब तक वो काम कर पाते, बाद में नहीं काम कर पाते। तो हमने कहा था ये बंजर भूमि जिस तरह से होती जाती है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव दिया और लोगों ने भी सुझाव दिया कि हम सहकारिता के माध्यम से एक खेती की शुरुआत पर्वतीय क्षेत्र में कर सकते हैं, जिसका आजकल बहुत प्रचार हो रहा है कि क्लस्टर के रूप में हम लोग 20 आदमियों की 30 व्यक्तियों की भूमि जो है, मान लिया 2-2 नाली, 3-3 नाली, 4-4 नाली भूमि है, हम उसको 200 नाली का 300 नाली का क्लस्टर बना लें और कोऑपरेटिव के माध्यम से हम 2-3-4 नौजवानों को हम उसको 400 नाली को दे दें, मतलब खेती करने के लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कृषि यंत्र उपकरण पर सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में 90% और 80% की छूट दिया। हमने एक सुझाव दिया था कि मैं फेडरेशन का चेयरमैन हूं और हमारे बैंक भी काम करते हैं, तो हम बाकी पैसा 10-15% पैसा हमने एक सोशल वेलफेयर फंड सोसाइटी में बनाया भी है, सोसाइटी वेलफेयर फंड भी बनाया, हम उसके माध्यम से भी हम उपलब्ध करा सकते हैं कि 1 लाख का अगर कृषि यंत्र उपकरण है तो उसमें 90% की छूट सरकार की है, 10,000 रुपये देना है तो 10,000 रुपये हम सोसाइटी की तरफ से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये तो नहीं पूरे प्रदेश में दे सकते, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर जिले में 3-4 जगह धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ा दें। फिर क्लस्टर में भी टाइम लगेगा, उससे एक खेती करें क्लस्टर बना के, और उसके बाद में जो उससे आय हो उसमें उन जो बेरोजगार नौजवान उसमें लगे उनकी भी इनकम हो जाए, उनको भी नौकरी मिले, उनका भी पलायन रुके, और जो परिवार जिनकी हमने भूमि ली हुई है उनको भी हम जो बचत है उसको हम पैसा उनको दे सके। हाँ, इतना जरूर करना पड़ेगा इन सब चीजों करते हुए, क्योंकि आजकल हमें अपनी उपज को बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। हमें एक क्लस्टर में ये भी करना पड़ेगा कि हम एक ही चीज को उस पूरे क्षेत्र में हम करें, जिससे कि अगर बाहर का व्यापारी आया, कोई भी आए, तो उस पूरे ट्रक लोड या उसे बड़ा वॉल्यूम वहां पर मिल जाए, तो जिससे कि उसको आने में कोई दिक्कत ना हो। प्रमोद जी, समितियों के माध्यम से आप किसकों को फायदा दे रहे हैं?
बैंक के माध्यम से आप आम आदमी को फायदा दे रहे हैं, आपका प्रबंधन का संस्थान है उससे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी आज न पलायन रुक पा रहा है और न आज रोजगार यहाँ वह उपलब्ध हो पा रहे हैं जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। तो इनके लिए भी कोई ऐसा प्लान आपके दिमाग में है या करने जा रहे हैं? देखिए, किसान का जहाँ तक संबंध है पलायन रुकने का, तो एक मैं आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल बता दूं कि वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इनकम का गैप बहुत बड़ा आ गया। अगर हम सरकारी नौकरी पे जाते हैं तो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छी इनकम है। आज 7 पे कमीशन आ जाएगा, 6 पे कमीशन चल रहा है। एक 4th क्लास के एम्प्लॉय की सैलरी भी 25,000 रुपये से कम नहीं है। और अगर जो पुराने एम्प्लॉय हैं 50,000 लाख रुपए, मैं उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ जो हल्दू चौड़ फैक्ट्री है, हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रियाँ भी, एक दवाइयों की फैक्ट्री भी है। तो हमारे यहाँ जो 4th क्लास के एम्प्लॉय है 25,000 रुपये की तनख्वाह, और हमारे इलेक्ट्रीशियन टर्नर फिटर जो है वो 50,000 रुपये की तनख्वाह वाले हैं। एक तरफ तो वो अंतर आ गया। एक तरफ अगर आप अंतर देखें तो हमारा किसान एक उपज लेता है। आज मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र में 10 एकड़ वाला किसान बहुत बड़ा किसान माना जाता है। जिस पर 50 बीघा जमीन है वो सब बहुत बड़ा किसान है, बहुत बड़े किसान है। अगर आप उसकी स्थिति का आकलन करें तो सारे खर्चे निकालकर वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता, सारे खर्चे निकालकर। और 3 लाख भी वो कमा पाता है साल के जो अच्छी पैदावार कर रहा है। दूसरी तरफ एक सब्जी वाला जो मंडी से सब्जी लेकर निकलता है सुबह को, और जब शाम को वो सब्जी बेचकर घर पहुंचता है तो 1,000 रुपये रोज के घर लेकर पहुंचता है। वो 1,000 रुपये रोज के हिसाब से 30,000 रुपये महीने के। और अभी आ रहा हूं आपकी बात में। और 3.5 लाख रुपए वो साल के कमा रहा है। हमारा किसान जो जमींदार है वो 3 लाख रुपए कमा रहा है, वो 3.5 लाख कमा रहा है। और हमारे जमींदार की कभी उसकी ओलों से पिटाई होती है, कभी उसकी तूफान से पिटाई होती है, कभी उसकी सूखे से पिटाई होती है। सब्जी वाला उनसे भी बचा हुआ है, वो तो मंडी से लाएगा, शाम को बेचेगा, बारिश आएगी तो किसी छतरी के नीचे खड़ा हो जाएगा। तो किसान की विचित्र स्थिति है। किसान तो चाहे पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, वो पिटा रहेगा। इससे अच्छा आदमी ये सोचता है कि यार मैं नौकरी, मेरा लड़का नौकरी कर लेगा तो कम से कम उसकी एक बंधी बंधाई इनकम 35, 30, 25,000, 30,000 साल की 3-4 लाख रुपए आएगी। तो ये कटु सत्य है, वास्तविकता है। हमें इजराइल में हाइब्रिड खेती हो रही है। अंगूर का गुच्छा इतना लंबा नीचे लटका हुआ मिलता है जो हमने कल्पना में सोचते हैं कि शायद ये कल्पना है। तो हमें दूसरी तरफ की खेती पे जाना पड़ेगा, और इसका काम तो सरकारें ही कर सकती हैं कि हाइब्रिड खेती के लिए किस तरह से उसके क्लाइमेट चाहिए, क्या उसकी स्थिति होनी चाहिए। जैसे हिमाचल में पॉली हाउसेस बहुत काम कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरह का जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और ये गैप जो हमारा मंडी से, किसान से लेके और रिटेलर तक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप जो आ गया, किसान को उसका फायदा 5% मिल रहा है, रिटेलर को उसका फायदा 90% मिल रहा है। लेकिन प्रमोद जी, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपने यहाँ से डीएवी से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी नसों को जानते हैं, सब कुछ समझते हुए भी रोजगार उपलब्ध, भाई देखिए सरकारी नौकरी ही तो नहीं रोजगार है। सरकारी नौकरी की जगह कुछ ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए जाएं जिनसे जो बेरोजगारी है, जो यहाँ से पलायन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में यहाँ से लोग जाते हैं 5,000 की नौकरी कर लेते हैं, देहरादून में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेंटली उस सेट है ना कि दिल्ली में जाएंगे 5,000 रुपए कमाएंगे कम से कम। तो इस चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है कि जो पलायन इस तरह का रुक रहा है, पहाड़ के लोग दिल्ली जा रहे हैं या देहरादून के लोग जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए कुछ तो रोजगार तलाशने पड़ेंगे आप लोगों को। देखिए, उसमें कुछ हमारी कमियां भी हैं और कुछ यहाँ पर संसाधन भी उपलब्ध हमारे नहीं हो पा रहे। देखिए, हमारी कमियों का एक मैं जिक्र करूं, अगर आपने अभी ताजी स्थिति देखी होगी तो एम्स ऋषिकेश का, एम्स ऋषिकेश में यहाँ 3 दिन बाद आदमी परमानेंट जॉब चाहने लगता है। एम्स को बंद करने की स्थिति आ गई। हमारे यहाँ क्लेमेंट टाउन में इंडस्ट्रियल एरिया है, लगा था पहले, वहां पे तीसरे दिन यूनियन बन गई और लोगों ने फैक्ट्रियां बंद करानी शुरू कर दी। आज हमारे यहाँ जो निवेश कर रहा है बाहर का आदमी, वो ये डरता है कि कल को जो है हमारी फैक्ट्री बंद ना करें। वो बाहर से अपने लोगों को लेके आता है, एम्प्लॉयज को, और वो रोजगार देने का प्रयास करता है। एक तो हमें पहली बात तो हम अपनी मानसिकता भी हमें
चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम आप देखें बाहर में विदेश हम लोग जाते हैं, उन्होंने टूरिज्म को एक जॉब बना लिया, वो हमारा अच्छे तरह से स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, सब काम करते हैं और उसके बाद में वो उनका एक रोजगार है ये। अगर बाहर हम साउथ एशियन कंट्रीज हमारे से 10-10 साल बाद जो है बाहर निकली हैं और आज उन्होंने अपने यहाँ टूरिज्म को, दूसरे रोजगार को इतना ज्यादा बना लिया है कि आज वो अगर हम देखें तो हमारे से बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई है वो कंट्री। लेकिन हम आज अगर बद्रीनाथ रूट पर चले जाएं तो बाहर वाले लोग तो होटल खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, हमारा आदमी वहां पे होटल खोलने को भी तैयार नहीं है। हम बात करेंगे टूरिज्म पे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रमोद जी से चर्चा जारी रहेगी। रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं खुद समर्थ हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। प्रमोद जी, ब्रेक के पहले बात कर रहे थे आप पर्यटन की। उत्तराखंड में जिस तरह का तीर्थाटन है और यहाँ की सरकारें उस तीर्थाटन को पर्यटन से जोड़ के व्यवसाय करना चाहती हैं, या ये कह लें कि दोनों को एक साथ जोड़ के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों को एक साथ जोड़ के काम कराया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कराया जा सकता है। अब समय की बहुत कमी है लोगों के पास। मुझे आज भी ध्यान है कि जब हम पढ़ते थे, यहाँ पे छोटे थे, डीएवी कॉलेज में, डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो लोग बाग मसूरी में बाहर के बिजनेसमैन 1-1 महीने 2-2 महीने आकर रहा करते थे। उनके बंगले थे यहाँ पे, उनकी कोठियाँ थी उनकी, यहाँ रह के जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति बिजी होता चला गया। अब वो जब घर से निकलता है 4 दिन की छुट्टी में, तो वो एक तरफ लेक भी देखना चाहता है, एक तरफ वो बोटिंग भी करना चाहता है टीर लेक में, दूसरी तरफ वो केदारनाथ भी जाना चाहता है, बद्रीनाथ भी जाना चाहता है। तो वो ऐसे स्पॉट को चुनता है जहां पर उसको टूरिज्म की सारी संभावनाएं, तीर्थाटन की भी और टूरिज्म भी सारी चीजें उपलब्ध है, और हमारे उत्तराखंड में ये सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन इन चीजों को जोड़ने से जो तीर्थाटन का कॉन्सेप्ट है, जो तीर्थाटन के लिए हम लोग जाने जाते थे, जहाँ पे हम तीर्थाटन के लिए आदमी जाता था, तीर्थ करने जाता था, वहां पे अब टूरिस्ट बन के जाता है, तो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जो एक्टिविटी वहां कर रहा है, उसका परिणाम आपको लगता नहीं कि केदारनाथ की आपदा में दिखाई दिया? वहां पे आदमी शादी करने के बाद हनीमून मनाने जा रहा है, वहां पे आदमी अपने बच्चों के साथ 2 साल के बच्चे लेके जा रहा है। तो इस तरह के पर्यटन को तीर्थ से जोड़ना, मैं इस विषय में आपसे चर्चा कर रहा था। देखिए, उसकी भावना जब वो निकलता है, उसकी भावना तीर्थाटन की तो होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी भावना नहीं होती। लेकिन समय की कमी के कारण वो, जब वो मान लिया, अगर आप समझ लिए कि अगर टिहरी लेक पे आया आदमी और उसके बगल में एक मंदिर है, तो वो जाना चाहता है। सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ी चीज देखिए, तीर्थाटन और टूरिज्म, ये आज के समय की मांग है और ये सभी देशों में इस तरह का है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ, समय की कमी के कारण इतनी भागदौड़ आज की तारीख में हो गई, कोई बहुत लंबे समय तक घर को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर नहीं निकलता। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने प्रदेश का बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था उचित प्रकार से करनी पड़ेगी, और दूसरे जहां तीर्थ स्थल है वहां का माहौल तीर्थ स्थल के हिसाब से विकसित करना पड़ेगा, और जहां टूरिज्म है वहां का भी माहौल टूरिज्म के हिसाब से विकसित करना पड़ेगा। तब हम दोनों का सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। अब यह नहीं हो सकता कि हम केदारनाथ के रास्ते में बार खोल दें और या टिहरी के जहां पर वहां उसका मौज मस्ती का जगह है वहां पे मंदिर स्थापित कर दें। वो दोनों को थोड़ा सा अलग करके हमें माहौल उसी तरह का बनाना पड़ेगा। और मुझे कुछ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आप इस समय कांग्रेस, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह की आज राजनीतिक माहौल बन रहा है,
कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की रही हो, विद्युत परियोजना आती है, चाहे कांग्रेस की रही हो, आप आबकारी की बात करते हैं, आप खनन की बात करते हैं, विपक्ष जिस तरह से हल्ला बोलता है, चाहे कांग्रेस भाजपा को बोलती हो, चाहे भाजपा कांग्रेस को, तो आज की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उस पर क्या ये सही है कि आने वाले समय में इसका गलत प्रयोग न हो? नहीं, गलत प्रयोग नहीं, उसमें विकास में हम पीछे चले जाते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, एनडीए गवर्नमेंट से पहले की बात करें, एफडीआई पे कितना हल्ला मचा इस देश में, और मुझे तो आज भी याद है कि ममता जी ने तो सुषमा स्वराज ने डांस भी किया था। उसके बाद में परमाणु ऊर्जा के ऊपर ये था कि साहब विश्वास मत प्राप्त करना है, और उसमें नोटों की गड्डियां पार्लियामेंट में उछाली गई। बांग्लादेश का सीमा विवाद था। चलिए, केंद्र में इस तरह की चलती है, लेकिन जो आपके मैं उसी पे आ रहा हूँ, राज्य में जो चीज चल रही है वो तो परंपरा तो देखिए ऊपर से चल के नीचे तक आ रही है। स्थिति यह है कि जो चीज जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं, कल हम, चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, हमें विरोध करना ही करना है, उस परिपाटी को लेके हम विरोध करने बैठ जाएं। आज हम, कल तक हम विरोध कर रहे थे, आज हम उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं विपक्ष में है, विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के लोग कांग्रेस सरकार की विरोध कर रहे हैं। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूर्व मुख्यमंत्री विरोध करते हैं, मंत्री विरोध करते हैं। आप जैसा इतना प्रदेश स्तर का नेता है, इस चीजों को, जो मैं विपक्ष की बात कर रहा था, अगर पक्ष के लोग अपने सरकार की विरोध करेंगे तो क्या आपको लगता नहीं कि जो भी चुनाव होगा, ठीक है आप सत्ता में आ गए, सत्ता का आप पूरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको आने वाले समय में उसको कैसे कैश करेंगे अगर आपस में ही इतना द्वंद्व होगा? तो देखिए, ऐसा बहुत सारी मुद्दों पर नहीं है। देखिए, कांग्रेस में शुरू से लोकतंत्र इतना तो रहा है कि अगर हमारी पार्टी कहीं कोई गलत कदम उठाती है तो हम रोकने का प्रयास करते हैं कि गलत कदम है, इस तरफ मत जाइए, ठीक है। उसको हम विरोध नहीं मानते कि हम सब प्रदर्शन करने चले जाएं या वो करने चले जाएं, हाँ चेतावनी स्वरूप हम कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा काम है, मैं तो बल्कि अपने राज्य में कहूंगा, माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने जनता के बीच में जाने का बहुत काम किया। आज वो पान वाले के पास भी चले जाते हैं, वो आज भुट्टे खा वाले के पास भी चले जाता है, चाय पी भी, सड़क पे चाय भी लेते हैं। पहले लोग बाग ये कहा करते थे कि साहब मुख्यमंत्री जो है पब्लिक से मिलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, जिलों में नहीं जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जिलों में इतना जाने लगे, आम आदमी से इतने टच में रहने लगे, वो कहते साहब क्यों जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से पहले अभी राजनीतिक चर्चा चल रही थी, आपके ही मंत्री आपके ही विभाग का निबंधन कार्यालय हटाना चाहते हैं जी, आप विरोध करते हैं। विरोध मतलब आप दर्ज कराते हैं कि ये सही नहीं है, इसको एक राजनीतिक रूप से भी सब देख रहे हैं। तो ये उस जो चर्चा हम कर रहे हैं उसका एक पार्ट है। तो क्या ये सही है कि जो निबंधन कार्यालय सही चल रहा है और आपके विभाग चल रहा है, सही आप चला रहे हैं, मंत्री जी क्यों लेके जाना चाहते हैं? उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, निबंधक कार्यालय तो अल्मोड़ा ही था, लेकिन चूंकि करीब 65% हिस्सा कोऑपरेटिव का वो गढ़वाल में है। 6 जिला सहकारी बैंक 10 में से, 3100 में से 2100 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी अन्य सोसाइटीज यहाँ पे थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन यहाँ पर है, राजधानी हमारी उत्तराखंड में है। रोज रोज के नए काम जरूरतें जो है हमारी सोसाइटी, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया कि सारे काम देहरादून से होते थे। इसलिए जब से उत्तराखंड बना तब से एक संपर्क कार्यालय देहरादून में स्थापित था और वो संपर्क कार्यालय लगातार यहाँ काम कर रहा था, किसी को कोई ऐतराज नहीं था, चाहे कुमायूं के लोग हों चाहे गढ़वाल के लोग हों। आज भी कुमायूं के जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा वाले और उधम सिंह नगर वाले वो लोग ये कहते हैं कि हमले के लिए देहरादून आसान था, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पे है, रजिस्ट्रार यहाँ बैठता है, फाइल पहले वहां जाएगी फिर यहाँ साइन, इससे तो अच्छा फाइल यहीं कहीं साइन करा के 1 दिन में काम हो जाता था, 15 दिन में, महीने भर में काम हो जाता है। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, मुख्यमंत्री ने सहमति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ट्रक और बस लगे और पूरी झाड़ू मारकर उसे लेके चले गए। अब मुझे नहीं पता कि ये किसका हाथ है, किस कारण से है, और हमने इसीलिए जब चूंकि असुविधा हुई, देखिए आज नई उप तहसील बनती है, नए ब्लॉक बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि जनता को सुविधा, और ये जन आंदोलन है, डिपार्टमेंट नहीं है,
इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, PWD जन आंदोलन जन आंदोलन है। हाँ, तो ये अगर PWD होती या इरिगेशन होता तब तो ये मान लिया था कि भाई चलो डिपार्टमेंट अधिकारियों के बीच की चीज है, होती रहेगी। तो ये तो जन आंदोलन है। एक आर्बिट्रेशन का केस मान लिया उत्तरकाशी वाले का होता है, तो आर्बिट्रेशन के लिए क्या मोड़ा जाएगा, तो उसको तो असुविधा होगी। और सरकार का काम है कि आम आदमी की असुविधा को कम करना, खत्म करना। गैरसैंण राजधानी को लेके हरीश रावत पूरा दम भरते हैं, आपके मंत्री उसका विरोध करते हैं, एक मंत्री विरोध करते हैं, 2 मंत्री विरोध करते हैं। इस बीच में आप किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन का पर्पज जो समझ में आता है कि आने वाले समय में जो 2017 में चुनाव होने हैं वह भी एक हो सकता है। तो लेकिन कांग्रेस जिस तरह से उस सम्मेलन में लोग आए, वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पूरे पहाड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दिया। तो क्या इस लड़ाई के जरिए 2017 कैसे फतेह करेंगे आप? देखिए, मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी यहाँ पर जो हुई, और मुझे नहीं पता कि आपकी जानकारी कहाँ से आई। मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक जिले के लोग थे, मेरे जिला अध्यक्ष भी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे। पिथौरागढ़ वाले उस दिन इसलिए नहीं आए कि पिथौरागढ़ वाले में उस दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था अगले दिन सुबह को, तो उन्होंने हमारे से माफी चाही थी कि साहब हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बागेश्वर में कपकोट तक का अध्यक्ष मेरे यहाँ था, उसको मैंने बुलवाया भी यहाँ पे, तो सब लोगों के लोग थे। और गैरसैंण वहां मुद्दा भी नहीं बना। जो वहां मुद्दा बना वो किसानों की समस्याओं का, गन्ने के भुगतान का, मैदानी क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र का, मंडुए की खेती, पलायन और किसान को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की स्थिति, ये सब चीजें मुद्दे उठे वहां पे, और उन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। और हमें तो खुशी है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जाते हुए मीटिंग में 5 घंटे मुख्यमंत्री उस दिन मीटिंग में बैठे। ये एक ऐतिहासिक रहा कि वो 5 घंटे मुख्यमंत्री बैठ के गए, और उन्होंने कहा मैं चीजों का समाधान करूंगा। और 2 चीज जो मुख्य रूप से उठकर आई, गन्ने का भुगतान उन्होंने अगले दिन कर दिया। सारी चीनी मिलों का आज की तारीख में हमारे प्रदेश में जितनी चीनी मिल है उसमें प्राइवेट वालों ने भी भुगतान कर दिया है। सबने गन्ने का पिछले वर्ष का बकाया जो है सब भुगतान कर दिया है। नए वर्ष का भुगतान चल रहा है। दूसरा, बिजली का सरचार्ज था, बिजली के सरचार्ज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही की है कि वो भी हम करेंगे। दूसरी चीज, एक बात जरूर है कि माननीय हरीश रावत जी के बारे में कि अगर उन्हें कोई चीज समझाई जाए, उन्हें बता दी जाए, निष्कर्ष पे पहुंचते, तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से पर्वतीय क्षेत्र के लिए जितने काम किसानों के लिए उनके द्वारा किए गए वो ऐतिहासिक है। आप देखिए, मंडवा, कुलतगहत, जंगोरा, पहाड़ की चीजें आज मिल नहीं रही हैं। प्रमोद जी, आप शुरू से पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, चाहे वो कॉलेज का रहा हो समय, फिर यूथ कांग्रेस का रहा हो, आज प्रदेश में किसानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब के बीच में एक प्रश्न बार बार आता है कि प्रमोद जी इस तरह इन्वॉल्व होने के बाद क्या विधायकी लड़ने का या विधानसभा में जाने का भी मन बना रहे हैं? देखिए, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, और मैं कोऑपरेटिव, मेरा ना कोई पेशा है, मेरा शौक है, और मैंने आज भी मैं इसका स्टूडेंट हूं कोऑपरेटिव का। मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं सीखने की, कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं सहकारिता के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और सहकारिता के माध्यम से हम अपने सदस्यों का, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे उपभोक्ता के रूप में हो। सम्मेलन के बाद एक प्रश्न उठा कि मुख्यमंत्री जी को लगा कि भाई प्रमोद जी जिस तरह से इतना बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं तो विधानसभा में भी जाने की बात चर्चाओं में आती है, तो क्या आपका मन बनता है कि आप भी विधानसभा में जाएं? नहीं, मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से। मैं कोऑपरेटिव में अपने आप को संतुष्ट मानता हूं, और कोऑपरेटिव का काम मेरे लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि विधायक बनने के बाद में आदमी एक क्षेत्र तक सीमित होकर और बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। जिस फील्ड में मुझे एक छोटी सी महारत हासिल हुई है, मैं उसमें काम करना चाहता हूं, और उसमें लगातार काम कर रहा हूं। ये थे राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन प्रमोद कुमार सिंह, जिन्होंने ईमानदारी से कहा कि उनका खुद का विधानसभा में जाने का कोई मन नहीं है। वह सहकारिता के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रमोद कुमार सिंह इसी मेहनत और इसी ईमानदारी से सहकारिता के क्षेत्र में काम करेंगे और उत्तराखंड को एक नया मुकाम मिले। धन्यवाद। देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज। भाई बहन सबसे आगे राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है
सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखें कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी